हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते दोस्तों। आज है 3 दिसंबर 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। वैसे तो आज कोई नया ऐसा टॉपिक नहीं है, वही पुराने से टॉपिक हैं, उन्हीं को थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। आज कुछ खास मजेदार चीज आई नहीं। ये एरा मट्टी दिबालू, ये टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल नया हो सकता है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से भी। ज्यादातर तो ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव से ही है और एनवायरमेंट इकोलॉजी के परस्पेक्टिव से भी है, इसको थोड़ा कर सकते हैं। मनरेगा के पहले हम बारे में बहुत बातें कर चुके हैं, लेकिन आज आपको मनरेगा मेट्स के बारे में बताऊंगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो थोड़ा देखेंगे। और इंडिया G20 के लिए क्या क्या प्रिपरेशन कर रहा है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन RTI, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। और ये टॉपिक आपका कॉलेजियम सिस्टम के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग बात कर सकते हैं। उसके अलावा एक ठीक ठाक सा एडिटोरियल है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा लेकिन खराब भी नहीं है, चेंज इंडियन पॉलिटिक्स। तो इंडिया की जो पॉलिटिक्स के अंदर उसको बेटर बनाने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या उसके अंदर कमियां हैं, वो उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। कभी कभार कुछ आंसर वगैरह के अंदर लिखने के काम आ सकता है जब हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ करने वाले हैं। बट हमेशा की तरह जैसा आपको हमेशा बोलता हूं मैं कि वीडियो को लाइक करना है सभी बच्चों ने और अपनी कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस भी दे देनी है। जनवरी से हम लोग अपना फाउंडेशन कोर्स नया लॉन्च कर रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, आप हमारे एप्लीकेशन वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, करते हैं एनालिसिस की शुरुआत। और आज एक्चुअली एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। आज जो है 3 दिसंबर 1979 को इंडिया पाकिस्तान का वॉर स्टार्ट हुआ था। और इस वॉर की कहानी क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको डिटेल में बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, जब पाकिस्तान इंडिया से अलग किया गया था तो जो पाकिस्तान आपको आज नजर आ रहा है ना, वो नहीं था, वो वेस्ट पाकिस्तान था। और जो आज बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान है, तो दोनों ही पाकिस्तान थे। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो है 313 सीट्स हुआ करती थी। आपको ये अच्छे से पता है कि यार जो बांग्लादेशी पाकिस्तानी थे, जो बांग्लादेशी पाकिस्तानी उस समय हुआ करते थे, मतलब बंगाली पाकिस्तान कह सकते हो, उनको जो है वेस्ट पाकिस्तान वाले इज्जत नहीं देते थे। उनको लगता था अरे यार ये तो गरीब हैं, इनको अकल नहीं है, राइट। वो बंगाली लैंग्वेज को भी नहीं मानते थे, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी उर्दू रख दी थी। तो ईस्ट पाकिस्तान वाले की उनकी लैंग्वेज तो बांग्ला है, तो वो उनको रिजेक्टेड सा फील किया करते थे। तो बेसिकली पावर जो है वो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड थी बहुत पुराने समय से, मतलब जिन्ना और उससे पहले समय से। तो हुआ ये कि जब इलेक्शन हुए 1970 के अंदर पाकिस्तान में, तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो वहां की जो अवामी लीग थी, पाकिस्तानी अवामी लीग, जिसके लीडर हुआ करते थे मुजीबुर रहमान, और जिनकी सुपुत्री अभी प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, उनके पिताजी थे वो, उनकी पार्टी को 313 में से 169 सीट्स मिली। मतलब उन्होंने अपनी मेजोरिटी एस्टेब्लिश कर दी। तो अगर तरीके से देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से देखा जाए, तो उनको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था। लेकिन भाई वेस्ट पाकिस्तान वाले कैसे बर्दाश्त करते कि ईस्ट पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर होगा और वो वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर रूल करेगा। बस मिर्ची लग गया, चिढ़ गए। और उस चिढ़ने से ये हुआ कि उन्होंने वो सरकार को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जब एक्सेप्ट करने से मना किया तो प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गए, सारी चीजें हुई। उन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए वेस्ट पाकिस्तान वालों ने अपनी मिलिट्री का यूज किया। और जब मिलिट्री वहां पे आई तो बहुत कुछ हुआ, बहुत बहुत लार्ज स्केल पे जिनोसाइड हुआ। इतना ज्यादा, मतलब उसमें से करोड़ों लोग तो इंडिया में आ गए वहां से। फिर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर सेपरेट कंट्री की डिमांड होना शुरू हो गया। तो मुक्ति वाहिनी, जो कि उनकी इंडिपेंडेंस मूवमेंट का हिस्सा हैं, तो उनको इंडिया ने ट्रेन करना शुरू किया, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज आ रहे थे बांग्लादेश से। हमारे यहाँ पे खुद क्राइसिस हुआ था। अरे 65 वॉर में तो हम लोग पहले वॉर लड़े थे, 62 में भी वॉर लड़े थे। वो तो वो जमाना ही वॉर्स का था, तो हमारी हालत पहले ही खराब थी। तो इंडिया वालों ने, मतलब इंदिरा गांधी जी ने यूरोप में, अमेरिका में यात्राएं की उस समय पे, और उन्होंने बताया कि देखो इंडिया में क्या सिचुएशन चल रही है, लेकिन किसी ने भी इंडिया के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो सारी चीजें हुई। और क्योंकि हम लोग मुक्ति वाहिनी को उधर से सपोर्ट कर रहे थे एंड ऑल दैट, तो फाइनली 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर भी अटैक कर दिया। आगरा और अमृतसर के ऊपर अटैक किए गए। कई दिनों तक ये वॉर चलता रहा। दिसंबर 69 को वॉर खत्म हुआ, जब 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक का दुनिया का ये सबसे ज्यादा बड़ा सरेंडर माना जाता है। ठीक है, और उससे बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये जनती है जी पूरी की पूरी कहानी। तो आज के दिन हुआ था, इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है यहाँ पे। चलिए जी,
एक छोटी सी न्यूज़ है, कोई खास एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यस कभी कभार अगर करप्शन के बारे में कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है या पुलिस के अंदर करप्शन जो होता है उसके बारे में कभी कभार कोई क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है, इसकी ये देखिए नाम्बियार जी के बारे में मूवी भी बनी है, नाम्बियार इफेक्ट, जिसके अंदर क्या नाम है उन हीरो का, उन्होंने वो उसके अंदर काम किया है। ठीक है, तो उनके बारे में ही है बेसिकली। तो इसरो के साइंटिस्ट थे, ये बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे 1990s के दौर में। और ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, मैंने आपको एक बार क्रायोजेनिक इंजन का टॉपिक करवाया था, आपको याद हो तो, जो कि हम लोगों ने जीएसएलवी के अंदर यूज करते हैं, मैक 3 के अंदर यूज करते हैं। तो ये क्रायोजेनिक इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी पहले हम लोगों ने यूएसए से मांगी थी, उन्होंने हमें दिया नहीं। फिर हम लोगों ने 1992 में ये टेक्नोलॉजी को रशिया से मांगा, रशिया ने टेक्नोलॉजी देने से हाँ कर दिया था, लेकिन अमेरिका के प्रेशर में रशिया ने वो टेक्नोलॉजी हमें नहीं दिया था। बट क्योंकि हम लोग पेमेंट कर चुके थे तो रशिया ने हमें 7 क्रायोजेनिक इंजन दे दिए थे। इंडिया को लगा था कि भाई इन इंजन को खोलेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम अपना क्रायोजेनिक इंजन बना लेंगे। उस क्रायोजेनिक इंजन में जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे उनमें एक बहुत बड़ा रोल था नाम्बियार जी का। ठीक है जी, नाम्बियार जी इस पे काम कर रहे थे और क्रिटिकल सिचुएशन पे पहुंच गए थे जहां पे ये अपना खुद का इंजन बना सकते थे। बट आपने वो मूवी शायद देखी होगी, अगर नहीं देखे तो जाके जरूर देखें। इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो केरला पुलिस के अंदर कई वहाँ के डीजी, कई आईपीएस ऑफिसर वगैरह इन्वॉल्व थे। इनको अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया, कई दिनों तक जेल में रहे और इनके ऊपर आरोप लगाए कि इन्होंने जो है पाकिस्तान को जो है वो सीक्रेट्स ट्रांसफर किए हैं। और ये भी माना गया कि मालदीव की जो 2 लड़कियां थी उनके साथ मिलके इन्होंने उनको डॉक्यूमेंट दिए, उन्होंने पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट ट्रांसफर किए। तो वो सारा मामला चलता रहा, कहीं 1-2 महीने तक लगभग ये जेल में रहे। फिर बाद में जो वो केस सीबीआई के पास चला गया तो सीबीआई को कोई इनके अगेंस्ट में प्रूफ मिला नहीं, इनको रिहा कर दिया गया। फिर वो मामला खिंचता चला गया, फिर थोड़े दिन के लिए फिर भी जेल में गए, फिर बाहर हैं। तो इन्होंने दोबारा से फिर से जाके इसरो ज्वाइन कर लिया। तो वो कुछ-कुछ चीज़ें आपको पता है कि कहने मतलब ये है कि वो सारे के सारे बीच में ये चीज़ें इस तरह से मिक्स हुई कि क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी जो हम लोग 15-20 साल पहले बना सकते थे, वो नहीं बना पाए। आज हम लोग भी वर्ल्ड लीडर हो सकते थे जैसे नासा है। तो वो चीज़ें हैं, आपने डेफिनिटली इसके बारे में देखा होगा। तो अभी मामला ये बनता है, प्रेज़ेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि वो जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे इनको अरेस्ट करने में या इनको फ़ोर्सफुली फ्रेम करने में, उनको केरला हाई कोर्ट ने बेल दे दिया था। ठीक है? इंटरिम बेल दे दिया था, एंटीसिपेटरी बेल दे दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप उसको थोड़ा-सा दोबारा से विचार करिए। ठीक है? एंटीसिपेटरी बेल देने से पहले थोड़ा-सा एक बार और रिकंसिडर आप उसको कर सकते हो। तो ये है थोड़ा-सा मामला। बाकी ज़्यादा टॉपिक पे हम नहीं जाएँगे डिटेल में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया कमेंटिंग ऑन कॉलेजियम डिसीजन ऑफ फैशन फॉर द एक्स जजेस, ये ना ये पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में ये ट्रेंड होता है। अगर कोई एफबीआई का ऑफिसर है, सीआईए में कोई ऑफिसर है, ठीक है? अगर वो हमारे जजेस हैं, रिटायर हो चुके हैं, भैया रिटायरमेंट के बाद ये अपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ऐसे ही पुलिस में भी होता है, पुलिस ऑफिसर भी ऐसा करते हैं। मतलब रिटायरमेंट के बाद इंटेलेक्चुअल टाइप के बन जाते हैं, उसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे भाई जब आप वहाँ थे तब आपने कुछ नहीं बोला, तब तो आपने उस पावर का मजा लिया। बाहर आने के बाद जो है आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिख रहे हो, मीडिया में बयानबाजी कर रहे हो, वो एक होता है। सुप्रीम कोर्ट के में भी ऐसा होता है। जजेस वगैरह जब बाहर आते हैं रिटायरमेंट के बाद, वो कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जबकि वो जब खुद जज हुआ करते थे, वो कॉलेजियम सिस्टम का पार्ट हुआ करते थे। तो ऐसी कुछ-कुछ चीज़ें हैं। तो ऐसा हुआ था कि दिसंबर 12 को 2019 को एक कॉलेजियम का मीटिंग हुआ था। उस कॉलेजियम की मीटिंग में कई सारे डिसीजन लिए गए थे, जजेस के ट्रांसफर को लेके वो सारी चीज़ें। तो उस मीटिंग में क्या हुआ, जो जजेस उस कॉलेजियम का पार्ट हुआ करते थे, वो कुछ जज रिटायर हो गए हैं। अभी मीडिया में उन्होंने बयान दिया है कि इस मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे। अब किसी ने जाके आरटीआई डाल दी। आरटीआई डालती तो उन्होंने कहा कि बताओ इसके 12 दिसंबर वाली मीटिंग में क्या-क्या हुआ था? उस आरटीआई का जवाब वो दिया नहीं गया। ये कहा गया भाई ये तो सीक्रेट है। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, क्योंकि ये कॉलेज सिस्टम आरटीआई के अंदर आता ही नहीं। ये कुछ-कुछ मामला यहाँ पे चल रहा है। ठीक है जी। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारा आरटीआई जो है वो फंडामेंटल राइट है। दूसरी तरफ आप उस आरटीआई का यूज करके खुद इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, यानी कि खुद ही फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हो। कॉलेजियम के अंदर लाखों कमियां हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि फिलहाल हमारे पास यही एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर गवर्नमेंट का हम लोग इसके अंदर ज्यादा इंटरफेरेंस करेंगे तो चीजें ज्यादा बिगड़ जाएंगी।
ठीक है जी। तो ये आरटीआई वाला मामला बनता है यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है हम लोग रोज ही बात करते हैं, हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं वो भी कॉलेजियम के ऊपर लगातार अटैक करते हैं। वो तो छोड़िए, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब भी, जाखड़ जी भी, अभी एक मीटिंग में एक यूनिवर्सिटी के अंदर, जिंदल यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही थी, कोई प्रोग्राम था, उसके अंदर हमारे सीजीआई भी आए थे, चंद्रचूड़ जी भी आए थे, उनके सामने ही कह रहे हैं, कॉलेजियम की बुराइयां कर रहे हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब भी। तो मामला जो है इस तरह से चल रहा है। 2015 में जब एनजेसी को पास किया गया था पार्लियामेंट में, तो लोकसभा राज्यसभा में 100% मेजोरिटी के साथ उसको पास किया गया था, एक मेंबर भी एब्सेंट नहीं था लोकसभा राज्यसभा में, और हर मेंबर ने उसके फेवर में वोट किया था एनजेसी के, सिर्फ एक मेंबर को छोड़ के जो लॉयर थे राम जेठमलानी जी, उन्होंने सिर्फ अगेंस्ट में वोट किया था, बाकी सब ने किया था। तो वाइस प्रेसिडेंट का भी ये कहना है कि भाई दुनिया के इतिहास में शायद ये पहला ऐसा केस होगा जब पार्लियामेंट ने इतना मेजोरिटी से किसी बिल को पास किया है और आपने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए, इससे तो क्या होगा, डेमोक्रेसी वीक होती है। तो इनका अपना विचार है, बाकी सबका अपना विचार है। तो ये है पूरे का पूरा मामला। तो इसलिए आपको थोड़ा सा आरटीआई के बारे में पता होना चाहिए, जो कि 12 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में लगाई गई थी। आरटीआई का ये पुराना टॉपिक है, सेल्फ स्टडी के लिए डाला है मैंने, तो आपको इसको नहीं करवाने वाला हूँ। ये पुराने ही कंटेंट की मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया है, तो आरटीआई के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ठीक है। हमारे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। जैसे हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ऐसे ही हमारे पास सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन भी होता है। तो आरटीआई, जैसे मान लो आपने कोई आरटीआई लगाई और उस आरटीआई का जो है सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया, तो आप यहाँ पे अपील कर सकते हो इनके पास जाके। अब ये उसकी मेरिट को डिसाइड करेंगे, क्या वो इन्फॉर्मेशन रिलीज की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, वो थोड़ा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी ये भी मैंने सेल्फ स्टडी के लिए डाला है क्योंकि पुराना कंटेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्ट ग्लेशियल पीरियड कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स ऑफ द वाइजैग, मतलब विशाखापट्टनम की हम लोग बात कर रहे हैं। विशाखापट्टनम के कोस्टल एरिया में एक बड़ी ही खास तरह का एक लैंडस्केप मिलता है, आप ये क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, डायग्राम में मैंने जूम कर दिया है आपके लिए। ये रेड सैंड के ड्यून्स बने हुए हैं। ठीक है, और ये गली इरोजन यहाँ पे खूब सारा होता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल लैंडस्केप नहीं है, बहुत खास लैंडस्केप है। इतिहास में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, क्वार्टरनरी पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, मिलियंस ऑफ ईयर से लेके क्वार्टरनरी पीरियड, जो अभी हम लोग बैठे हैं ना, वो भी हम लोग क्वार्टरनरी पीरियड में ही बैठे हैं। तो बेसिकली क्वार्टरनरी पीरियड को ना दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है आपका प्लेस्टोसीन पीरियड और दूसरा होता है हेलोसीन पीरियड। प्लास्टोसीन पीरियड वो चलता है लाइक फ्यू मिलियन ईयर्स से 25 मिलियन ईयर्स के आसपास से चलता है 12,000 ईयर्स तक, और हेलोसीन चलता है 12,000 ईयर्स से लेके प्रेजेंट तक चलता है। और ये पूरा क्वार्टरनरी पीरियड ही चल रहा है। तो क्वार्टरनरी पीरियड को ग्लेशियर पीरियड भी कहा जाता है। तो ग्लेशियर पीरियड जैसे अभी अंटार्कटिका है हमारा, तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ी आइस की शेल्फ है, तो इसलिए इसको हम लोग अभी भी, कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अभी भी हम लोग ग्लेशियर पीरियड में ही जी रहे हैं। ठीक है, एनीवेज वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। बात ये है कि ये जो विशाखापट्टनम के अंदर ये लैंडस्केप है, वो जीता जागता एग्जाम्पल है आइस एज का। तो अपने अंदर ये बहुत सारे जियोलॉजिकल और बहुत सारे एनवायरमेंटल सीक्रेट लेके बैठा हुआ है। इसको प्रॉपर स्टडी करके हम लोग ग्लेशियर पीरियड की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। देखिए, टेम्परेट रीजन्स में और पोलर रीजन्स में ग्लेशियल पीरियड के एविडेंस मिलना नॉर्मल सी बात है, वहां पे कोई बड़ी बात नहीं है। आप कनाडा में चले जाइए, यूरोप में चले जाइए, बहुत एविडेंस मिलते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल एरियाज में ग्लेशियल पीरियड के एविडेंस मिलना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ट्रॉपिकल पीरियड गर्म पीरियड होता है। सिर्फ 3 ही साइट ऐसी हैं ट्रॉपिकल एरियाज में जहां पे इस तरह की फॉर्मेशंस पाई जाती हैं। ठीक है जी, पहली है तमिलनाडु के अंदर, जिसे कहा जाता है टेरी सैंड। दूसरी है आंध्र प्रदेश के अंदर, इसे कहा जाता है एरा मट्टी दिवालो। देखिए मट्टी का मतलब क्या होता है आपको पता है, मिट्टी मतलब सोइल। ठीक है, और एक तीसरी होती है श्रीलंका के अंदर रेड कोस्टल सैंड्स। ठीक है, तो इसीलिए बहुत खास है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है। तो ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि सरकार यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट लगाना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटलिस्ट और साइंटिस्ट लोग जो है उसका अपोज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे इतिहास का एक विटनेस है ये साइट, इसलिए जरूरी है। और वैसे भी हमारी जो 34 नोटिफाइड नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज हैं, उसके अंदर भी इसका नाम है भैया। तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एरा मट्टी दिवालू जो है इसका नाम है।
2.5 मिलियन ईयर से लेके 11,000 मिलियन ईयर्स तक, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेस्टोसीन एरिया, और उसके बाद हेलोसीन होता है। ठीक है, तो ये उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, वैसे पुराना टॉपिक है, कुछ महीने पहले 8-10 महीने पहले भी हम लोगों ने इसको किया था, बट बहुत सारे स्टूडेंट अभी नए जुड़ गए होंगे प्लेटफॉर्म से, तो उनके लिए मैंने इसलिए डिटेल में बता दिया है। चलिए, आफ्टर कंप्लेंट्स सेंटर सेट टू प्रायोरिटाइज वेजेस फॉर द मनरेगा साइट सुपरवाइजर्स। देखिए, आपको अच्छे से पता है कि मनरेगा के अंदर कौन काम करते हैं। मनरेगा के अंदर वो लोग काम करते हैं जो कि अनस्किल्ड होते हैं। ठीक है जी, अनस्किल्ड, और 100 डेज के लिए काम दिया जाता है। ग्राम पंचायत डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम दिया जाएगा, और ये डिमांड ड्रिवन होता है। मतलब समझ रहे हो ना, जब डिमांड होती है भैया तभी आपको काम मिलेगा। आपको घर से बुलाएंगे नहीं कि आओ काम करो, नहीं, आप जाइए, डिमांड करिए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, आपको काम मिल जाएगा। इस तरह का प्रोसीजर रहता है। तो ये होता है अनस्किल्ड के लिए। बट अब मान लो किसी गांव में मान लो 20 लोग हैं, वो सब जो है अनस्किल्ड हैं और वो मनरेगा में काम कर रहे हैं। इन 20 लोगों के ऊपर एक और आदमी होता है जो इनका सुपरवाइजर होता है। इसे कहते हैं मनरेगा मेट्स। ये अनस्किल्ड नहीं होता है, ये सेमी स्किल्ड होता है। ठीक है, सेमी स्किल्ड होता है। तो जब ये लोग काम कर रहे होते हैं, ये इनकी पिक्चर क्लिक करता है या करती है, मोस्टली वीमेन होती हैं, तो इनकी पिक्चर क्लिक कर की जाती है, इनकी अटेंडेंस ली जाती है, इनकी लोकेशन ट्रैक की जाती है, और वो सारी इंफॉर्मेशन एक मनरेगा की ऐप आती है, उस ऐप के ऊपर अपलोड कर दी जाती है। ये होता है मनरेगा मेट का काम। ठीक है जी, अब समस्या कहां से शुरू हुई? समस्या यहां से शुरू हुई, मनरेगा मेट को जो पैसा, सैलरी, वेज मिलता है, वो मटेरियल कंपोनेंट के अंदर रखा गया है। हमारा मनरेगा का काम करे, वहां पे कोई मटेरियल, कोई सामान की रिक्वायरमेंट हुई, तो जब उस सामान की पेमेंट होगी तभी इस मेट को भी पैसा मिलेगा। और बहुत बार उस मटेरियल की पेमेंट होने में महीनों महीनों लग जाते हैं, जिसकी वजह से इनको सैलरी नहीं मिल पाती है। ठीक है, वेंडर को पहले पैसा मिल जाता है, जो लोग काम करते हैं उनको पैसा पहले मिल जाता है, सुपरवाइजर को पैसा 6 महीने, साल भर के बाद मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो सुपरवाइजर्स हैं, जो मेट्स हैं, वो अपनी जॉब को छोड़ रहे हैं, अपने आप को अनस्किल्ड डिक्लेयर कर रहे हैं और फिर काम कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास को पता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ जुगाड़ लगाया है। उन्होंने कहा है तो पहली बात, इनको मटेरियल कंपोनेंट से निकाला जाए, तो जैसे ही वेजेस रिलीज होंगे तो उनको भी सैलरी दी जाए। दूसरी बात, मनरेगा ऐप के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो पहले क्या होगा, पहले जो रजिस्टर समझ लो, मस्टर रोल उसको बोलते हैं, पहले उनकी अटेंडेंस ली जाएगी जो वेज वर्कर्स हैं, फिर अटेंडेंस ली जाएगी मेट की, उसके बाद वो जो ऐप है उसके अंदर सारे ऑप्शन ओपन होंगे। मतलब अभी मेट को और सुपरवाइजर को और दूसरे लोगों को अटेंडेंस लगाना वहां पे मैंडेटरी हो गया है। पहले भी मैंडेटरी था, अब उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर दिया है क्योंकि उनकी सैलरी को जल्दी रिलीज किया जाना है। ये कुछ कुछ प्रॉब्लम थी मनरेगा के अंदर, जो अभी सरकार सोल्व करने का काम बेसिकली करने की कोशिश कर रही है। बस इतना ही था, इसके ज्यादा कोई पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, टूरिस्ट गाइड्स टू फ्रंट यूनिक इंडिया एक्सपीरियंस एट G20 मीटिंग। आपको पता है कि 1 दिसंबर से, यानी कि परसों से, इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिल गई है। इंडिया के अंदर 55 लोकेशंस को, सिटीज को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे साल भर G20 की अलग अलग लेवल पे मीटिंग होगा। अब ये 55 लोकेशंस ऐसी हैं जो काफी अपने आप में यूनिक हैं। या तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वाली साइट्स हैं, या फिर जो इंडिया में सरकार ने 100 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रखा है, वहां पे जो है इनको डाला हुआ है। तो होगा ये, जब G20 की मीटिंग होती है तो बहुत सारे लोग विजिट करेंगे इंडिया में, है ना, फॉरेन डिग्नेटरीज आएंगे, विजिट करेंगे। तो सरकार चाहती है कि उनको इंडिया की एक अच्छी पिक्चर नजर आए, हमारा टूरिस्ट भी ग्रो हो और इंडिया की जो इमेज है एक सिविलाइजेशन के तौर पे उनके सामने आए। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको यूनिक इंडिया एक्सपीरियंस देने के चक्कर में बहुत सारे जो टूरिस्ट गाइड्स हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, उसमें उनको ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा उनको और भी चीजें सिखाई जा रही हैं, उनको एटिकेट सिखाए जा रहे हैं। भाई पता चले कोई टूरिस्ट आपके पास आया और आप पान ही चबा रहे हो, उसके सामने ही पान थूक रहे हो और उसके कपड़ों के ऊपर भी गिर गया पान, बेचारे के ऊपर होली खेल लिया उसने, तो एटिकेट्स आपको सिखाए जाएंगे, तमीज से बात करनी है,
ठीक है। और जो लोकल अट्रैक्शंस हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, मॉन्यूमेंट्स के बारे में, वहाँ के लोकल क्यूजीन्स के बारे में, हैंडीक्राफ्ट के बारे में, सोवेनियर्स वगैरह के बारे में, ये कुछ कुछ चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी। और ये सारा जो काम किया जा रहा है, ठीक है, वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा किया जा रहा है। ये आपको बस पता होना चाहिए। बाकी G20 के बारे में तो आपको पहले से पता ही है, तो मैंने सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट डाला है। ये प्रेसिडेंट ऑफ G20, ये भी मैंने आपकी सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट डाला हुआ है। सेल्फ स्टडी में इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी आपके पास ये कंटेंट है। अगर जिसके पास नहीं है, जिन्हें मिस कर दिया है, उनके लिए है। एक 2-3 हफ्ते पहले एक एडिटोरियल आया था, उस एडिटोरियल का कंटेंट है बेसिकली, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो, ये भी उसी की कंटिन्यूएशन है, ठीक है। मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो ये वाली स्लाइड काम करेगी आपकी, जो मेजर सी जानकारी होती है कंटेंट वाइज, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज के बढ़ते हैं एडिटोरियल के ऊपर। इंडियन पॉलिटिक्स नीड अ डोज ऑफ न्यू एक्सपेरिमेंटलिज्म। देखिए हमारी जो पॉलिटिक्स है ना, और हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है यार, वो ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है, वही पुरानी चीजें चल रही हैं। मेरे दादाजी भी पॉलिटिशियन थे, पिताजी भी पॉलिटिशियन थे, मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, राइट। वही गिनी चुनी जो पार्टीज हैं हमारे यहाँ पे, सभी की वही सेम आइडियोलॉजी है। कोई कास्ट के ऊपर बात कर रहा है, कोई धर्म के ऊपर बात कर रहा है, वही घिसी पिटी चीजें बात कर रहे हो। और पॉलिटिक्स देखो हमारे सारे बूढ़े बूढ़े हैं, यंग लोग तो बहुत कम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। आज के जमाने में किसी भी यंग आदमी को पूछोगे ना, किसी बच्चे को पूछोगे, यंग को पूछोगे, एडल्ट को, बोले अरे यार मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, यही बात निकलती है। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको तो पॉलिटिक्स में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में यंग लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, कमियां हैं। नेपोटिज्म भी बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे, उसको दूर करना है, जिसके लिए हमें नए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। तो इन्होंने कई ना एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अमेरिका का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, पेरू का एग्जाम्पल दिया, बोलीविया का एग्जाम्पल दिया। वहां पे क्या हुआ था, जैसे यूएसए का एग्जाम्पल अगर हम लोग दें, यूएसए के अंदर जो रेड इंडियंस थे, अब आपको पता है कि जब यूरोपियंस अमेरिका में आए थे तो रेड इंडियंस के ऊपर कितने अत्याचार किए थे, लाखों लाखों की संख्या में रेड इंडियंस को मार दिया गया था। तो रेड इंडियंस यानी कि वहां के जो लोग इंडिजिनस लोग हैं अमेरिका में, वो सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड लोग माने जाते हैं अमेरिका में, ठीक है। जैसे आप अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया में जैसे दलित हैं, शूद्र हैं, ठीक है, उनको काफी प्रोसिक्यूट किया गया है। अनटचेबल्स हैं, उनको काफी प्रोसिक्यूट किया गया है हायर कास्ट के द्वारा। इट्स अ फैक्ट। तो अमेरिका में पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां के जो जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड, उसके अंदर एक रेड इंडियन को उसका चीफ बनाया गया है, ठीक है। तो जो कम्युनिटी सबसे ज्यादा मारी पीटी गई है, आप उसको पावर दे रहे हो। ऐसा पेरू के अंदर भी हुआ, ऐसा बोलीविया के अंदर भी हुआ। क्या ऐसा इंडिया के अंदर हुआ है? बिल्कुल हुआ है। हमारी जो प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, वो एक शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती हैं, और वो शेड्यूल्ड ट्राइब भी बहुत बैकवर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिला है। तो कहीं ना कहीं एक चेंज की शुरुआत हुई है। बट अभी भी हमारे यहाँ पे बहुत कमियां हैं इस सिस्टम के अंदर। बहुत सारी सोसाइटी हैं, कम्युनिटीज हैं इंडिया में जिनको पॉलिटिक्स के अंदर बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे SC ST कम्युनिटी, खासकर ST कम्युनिटीज को तो बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये जो प्रेसिडेंट बना दिया, कहीं पे सोशल जस्टिस मिनिस्टर बना दिए गए, ये सिंबॉलिकल होता है, रियल पावर नहीं है ना, सिंबॉलिकल है। तो अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है इस पूरे मामले में। दूसरी बात, एक चीज आप और देखिए, मान लो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लीजिए, मान लो आप XYZ कोई पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, किसी का नाम है सच में नहीं लूंगा। अब हमारे यहाँ पे क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से पता है। अगर कोई इस पार्टी का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, अगर वो अपनी पार्टी के विचारों के अगेंस्ट में अगर बोलता है या बात करता है या वोट करता है, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा के उसको पार्टी से निकाला जा सकता है, ठीक है। मान लो ये XYZ जो पार्टी है वो शेड्यूल्ड ट्राइब को लेके बहुत अच्छे विचार नहीं रखती है, मान लो, तो एक ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करता है, वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की फ्रीडम को करटेल करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खराब बात है। हाँ, हालांकि एंटी डिफेक्शन लॉ के बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन ये तो नुकसान है ही उनका। तो वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट में, अपनी कम्युनिटी के फेवर में नहीं बोल सकते, ये बहुत बड़ी समस्या है।
एक और बात यहाँ पे है, जो एसटी पार्टिसिपेशन है इंडिया में वो सिर्फ, वो जो मैंने आपको बता दिया, वो सिर्फ सिंबॉलिक है। वीमेन पार्टिसिपेशन भैया हमारे यहाँ पे एडिक्वेट नहीं है। आप गुजरात में देखिए भी इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी या जो भी पार्टीज हैं, गिनी चुनी वीमेन को ही जो है वो टिकट देते हैं। 33% वो जो वीमेन रिजर्वेशन वाला जो बिल है वो कितने सालों से पार्लियामेंट के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, वो पास ही नहीं हो रहा है। तो वीमेन रिप्रेजेंटेशन भी हमारे यहाँ पे नहीं है। बाकी यंग लोगों का तो पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है। एवरेज जो एज है अभी 2019 में वो 59 ईयर्स है। हमारे यहाँ पे नेता 60-70 साल, 80-80 साल के बूढ़े हैं, अभी भी पॉलिटिक्स का मजा लूट रहे हैं। यंग लोग पॉलिटिक्स में आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है, उनको एनकरेज ही नहीं किया जाता है। ऐसा एक माहौल बना दिया गया है कि यंग लोग पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बन सकते। बट अगर आप जो है आप फ्रांस में जाइए, आप जर्मनी में जाइए, आप खासकर आप न्यूजीलैंड में जाइए, आप फिनलैंड में जाइए, वहां पे कितने यंग लोग प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो चीजें भी हमें यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है, खासकर वुमेन पार्टिसिपेशन में काम करने की जरूरत है। आप जैसे अगर आप कनाडा में जाते हो, न्यूजीलैंड में जाते हो, तो फिनलैंड वगैरह में, स्वीडन में जाते हो, तो काफी ज्यादा 50-50 के लगभग पार्टिसिपेशन है वीमेन का और मैन का। तो क्या हम लोग इंडिया में इसको नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। एलजीबीटी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी बिल्कुल नहीं है इंडिया में, बहुत ही कम। एक दो एग्जांपल हैं, जैसे शुभम मोसी जी हैं और मधुभाई किन्नर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, बट दे आर जस्ट सिंबॉलिक, नाम के तौर पे आपको उन्होंने रखा हुआ, रियल पावर आपने उनको दिया नहीं है। डिफरेंट आइडियोलॉजीज, अगर आप इंडिया में जैसे बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी है, आप इनकी जो आइडियोलॉजी है वो सालों से चली आ रही है, सेंटर, राइट, लेफ्ट, राइट, लेकिन नए विचारों को हम लोग वेलकम नहीं करते हैं। जैसे एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंट के बेस पे हमारे देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जैसे जर्मनी वगैरह के अंदर है, अमेरिका में ग्रीन पार्टी एंड ऑल दैट, जो एनवायरमेंट के नाम पे ही वोट मांगती हैं, क्लाइमेट चेंज के नाम पे ही वोट लेती हैं। हमारे यहाँ पे ऐसी नहीं है। एग्रीकल्चर बेस्ड हमारे यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सिर्फ 7% के लगभग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जो अपने आप को फार्मर्स बोलते हैं। भैया 7% है तो भैया रिप्रेजेंटेशन इतना कम है, तभी तो फार्मर्स के फेवर में जो है वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ नई बात होती नहीं है। तो एग्रीकल्चरिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, पोल्यूशन रिलेटेड, इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ पे आइडियोलॉजीज को वेलकम नहीं किया जाता है। तो ये भी एक समस्या है, डिफरेंट आइडियोलॉजी को लाना चाहिए। तो बेसिकली इनका ये कहना है कि जो चीजें इतने सालों से चली आ रही हैं इंडिया में, उसको चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। नई नई पॉलिटिकल पार्टीज आए, नई आइडियोलॉजीज आए, नए लोग सामने आए, तो हमारी पॉलिटिक्स भी मैच्योर होगी, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज की डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है। तो जो हार्ड स्टैंड है वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स को आगे आना चाहिए, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ठीक है। नेपोटिज्म तभी दूर होगा। मतलब सोचने की बात है ये, जब एक आम आदमी पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, तो फिर तो पॉलिटिक्स नेता का बेटा ही करेगा, बेटी करेगी। और फिर हम उनको गाली देते हैं कि यार तुम तो नेपोटिज्म कर रहे हो। अरे भाई, जब आप में से कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा तो फिर तो नेपोटिज्म ही होगा ना। ये भी यहाँ पे समस्या है। तो ये जो है चीजें करने की जरूरत है, डाइवर्सिटी अच्छे से होनी चाहिए, तभी तो इंडिया की डेमोक्रेसी जो है वो प्रॉपर काम करेगी, मैच्योर होगी और बेटर तरीके से आगे बढ़ेगी। तो ये है पूरे का पूरा आर्टिकल का निचोड़। तो क्वेश्चन है यहां से हमारे लिए एक, डिस्पाइट द इम्पेकेबल रिकॉर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया लैक्स द डाइवर्सिटी ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस, डिस्कस विद एग्जांपल्स। 150 वर्ड, 10 मार्क्स में आप इसको आराम से लिख सकते हो, ठीक है जी। बाकी इफ यू कांट कीप अप द स्ट्रगल, इफ वी कांट कीप अप द स्ट्रगल, इफ वी फॉरगेट द व्हाई। तो जब हम किसी जर्नी की शुरुआत करते हैं, तो उस जर्नी की शुरुआत करने के पीछे हमारे पास हमेशा एक कारण होता है, और वो कारण होना चाहिए, और वो कारण स्ट्रॉन्ग कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मेरी कजन ने यूपीएससी की तैयारी किया था तो मैंने भी कर लिया, और मेरे गांव से एक लड़का जो है वो आईपीएल में चला गया था, मैं भी आईपीएल में चला जाऊंगा। ये स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं है। और अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट भी हो जाते हो। आप यूपीएससी की तैयारी क्यों करना चाहते हो, ये क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग जवाब होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्यों का स्ट्रॉन्ग जवाब है तो आप हमेशा मोटिवेट रहोगे। नहीं तो फिर वही है, कोई यूट्यूब पे किसी का इंटरव्यू देख लिया होगा, वहां से जोश आ गया होगा और आगे होंगे यूपीएससी की तैयारी करने में। यहाँ पे आगे बर्डन लगता है, तैयारी छोड़ के लोग चले जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ओनली देन यू कैन कीप अप योर स्ट्रगल, ओनली देन यू कैन बी मोटिवेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी। तो इसी कोट के साथ
ये ओरिजिनल कोट है, ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। बट एनीवेज इसी कोट के साथ हम लोग आज की सेक्शन को करते हैं, सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।